The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्ते। ये नमस्ते सुनने के बाद आप कभी दुनियादारी देखते हैं, कभी लल्लन टॉप शो देखते हैं। आज भी देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, इसलिए हाथ पसार के आपके सामने आ गया। आप में से कई साथी एंड्रॉयड की लल्लन टॉप की ऐप इस्तेमाल करते हैं। जो नहीं करते, डाउनलोड करिए और ज़रूर करिए। कई एप्पल वाले साथी हैं मेरे जैसे, वो कहते हैं कि आपकी आईफोन के लिए ऐप कब आएगी। तो भैया खुशखबरी ये है कि हम अपनी एंड्रॉयड की ऐप को और दुरुस्त करना चाहते हैं और आईफोन के लिए भी एक झामफाड़ ऐप लाना चाहते हैं। लेकिन ये सब हम करना चाहते हैं आपके लिए, तो आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आपको सीधे मुझे अपने सुझाव बताने हैं और उसके लिए हम और आप आमने सामने बात करेंगे, एक दूसरे की सीरत और सूरत निहारते हुए। आपको बताना है कि आपको हमारी ऐप में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या ऐप यूज़ नहीं की तब भी बता सकते हैं कि इसमें क्या जोड़ा घटाया जाए, कैसी ऐप एक आदर्श ऐप होगी, एक यूज़र के तौर पर आपकी प्रेफरेंस क्या है। ये सब आप मुझे वीडियो चैट में बताएंगे। लेकिन बहुत सारे दर्शक हैं लल्लन टॉप के, मैं किससे वीडियो चैट करूंगा? उनसे जो इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं या जो खूब दिल लगाकर लल्लन टॉप देखते हैं और इसकी ऐप का अच्छे से आगा पाछा समझते हैं। इसके लिए आप ऐप इंस्टॉल करिए, दूसरी ऐप्स भी देखते हैं तो अच्छी बात है, और फिर मुझे मेल लिखिए lallantopmail@gmail.com पर। जिनके रिव्यू शॉर्टलिस्ट होंगे उनके साथ मैं संवाद करूंगा। आपको लल्लन टॉप की तरफ से वीडियो चैट करने के लिए संपर्क किया जाएगा और ये संपर्क होगा 9 जुलाई दोपहर 2 बजे। जी, 9 जुलाई को दोपहर 2 बजे मेरी और आपकी पंचायत जमेगी, जिसमें हम तसल्ली से आपका ऐप पर और यदि किसी दूसरी चीज़ पर भी है फीडबैक सुनेंगे। तो जितने ये बीटेक धारी हैं या दूसरे लोग हैं जो बिहेवियरल पैटर्न समझते हैं, जो ऐप की ABC समझते हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ हमारी मदद करिए ताकि हम आपके लिए और सभी लल्लन टॉप दर्शकों के लिए एक शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद ऐप बना सकें। शुक्रिया। अब आज की शो या फिर दुनियादारी की जो भी इबारत है उसको बाँचना शुरू करते हैं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 1949 में एक फिल्म आई थी पतंगा। इसमें शमशाद बेगम और C रामचंद्र का एक गाना था, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। तब दूसरे वर्ल्ड वॉर को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो रंगून का जिक्र लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन ये गाना इतने बरसों बाद 2020 तक पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी कहानी न जाने कितनों के जीवन का शाश्वत सत्य है। परदेश सिर्फ बड़े लोग नहीं जाते, सर्वहारा का एक हिस्सा छोटे मोटे काम करने भी विदेश जाता है। वो पाई पाई जोड़कर घर पैसे भेजते हैं ताकि परिवार के साथ साथ देश भी मजबूत हो, जाने अनजाने में। उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे आम भारतीय हैं। कोई ट्रक चलाता है, कोई निर्माण क्षेत्र में मजदूरी करता है। लेकिन अब एक कानून की आहट है जिसके चलते कुवैत में काम करने वाले लगभग 8 लाख भारतीयों को काम छोड़कर लौटना पड़ सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तफसील से आज के शो में जानेंगे, दिन की बड़ी खबर में। लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो आपको बताएगा कि भारत में आखिरकार कोरोना संक्रमण के मामलों में धांधली शुरू हो गई है। अभी फिलहाल कर लो जो है। अच्छा एक बात बताओ, ये प्राइवेट आ गई है वैसे आ गई? नहीं अजय कैसी बात, डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहा हूँ? हमें तो देखो ऐसा है, वो ऐसी मिलेंगे आपसे कहीं भी लेके भागे कोई स्टैम्प लगी हुई, जेन्युइन तरीके से काम। अच्छा, क्योंकि देखो काम तो ऐसी होना चाहिए। तो देखो ये तो फला बहबूदी के लिए कर रहे हैं सब काम। तो 7 दिन तक वैलिड है। अच्छा, बस 7 दिन तक ही मानी जाएगी। 2000 ये वीडियो यूपी के मेरठ का है, जहां कोरोना संक्रमण के 1100 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 69 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ एक निजी अस्पताल ने फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने की तैयारी कर ली।
एक फर्जी रिपोर्ट के लिए 2,500 रुपये चार्ज करने लगे। बिना टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट दे दी जाने लगी और रिपोर्ट देखने में एकदम असली, हर जगह काम आए। इसे दिखाने के बाद क्वारंटीन होने की ज़रूरत भी नहीं। इसी दावे को वहां बैठे किसी शख्स ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। कई रिपोर्ट्स में इस अस्पताल का नाम न्यू मेरठ अस्पताल बताया गया। इसके संचालक शाह आलम ने मीडिया से कहा कि वीडियो उनके अस्पताल को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, लेकिन जांच में ये बात साबित हो जाएगी कि उनका अस्पताल और वो पूरी तरह निर्दोष है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीके बंसल ने कहा कि बिना सैंपल के जांच नहीं हो सकती। इस मामले की जांच कराई जाएगी। बिना सैंपल के कोई भी कोरोना का टेस्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही मेरे पास शिकायत आएगी मैं उसका संज्ञान लूँगा और टीम बनाकर जांच कराऊंगा। जांच करा के पुलिस में उचित कार्रवाई के लिए एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, ये वीडियो वायरल हो रही है आपके संज्ञान में? वीडियो वायरल हो रही है तो वीडियो में पेशेंट का नाम नहीं आ रहा है किसी का। पेशेंट का नाम पता लगेगा तो उससे भी हमें पूछताछ करनी पड़ेगी। किस हॉस्पिटल की वीडियो है ये? किस हॉस्पिटल की आप ही बता रहे हैं मुझे। न्यू मेरठ की है। मुझे किसी ने नहीं बताया और पहले ना ही उसमें वो हॉस्पिटल का नाम ले रहा है। मेरठ के जिला चिकित्सा अधिकारी की तरफ से एक तहरीर थाना लिसाड़ी गेट को दी गई, जिसमें अस्पताल के प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गई। मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने कहा कि 4 जुलाई से ही जांच चल रही है, दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेरठ को इस मामले में अपवाद मानना गलत होगा। इस वीडियो में जो हमने देखा उसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन हमारे यहाँ फर्जी कागज बनाना जितना आसान लग रहा है होता है, उसे देखकर चिंता स्वाभाविक है। अगर ये मेरठ में वाकई फर्जी रिपोर्ट बन रही है तो ये सवाल सिर्फ मेरठ का नहीं, तब सवाल होगा कि ऐसा और कहां और कब से हो रहा है। चीन से जुड़े सीमा विवाद के चलते कोरोना कुछ दिन नेपथ्य में चला गया, लेकिन अब वो खबरों में लौट आया और असल जिंदगी में, वास्तविकता में तो वो हमेशा था। लेकिन अब जो खबरों में लौटा है तो भयानक आंकड़ों के साथ। आज के दिन सुर्खियों के हिस्से रहने वाला वक्त कोरोना संक्रमण की बात को दिया जाएगा। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि मेरठ का अस्पताल अगर दोषी पाया जाए तो इतनी सख्त कार्रवाई हो कि बाकी सब के लिए नजीर बन जाए। कोरोना के आंकड़ों की अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले पिछले 24 घंटे के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 24,248 नए मामले सामने आए। 425 लोगों की मौत हुई। 15,350 लोग ठीक हुए। इन्हें मिलाकर भारत में कुल मामले हो गए 6,97,413। कुल मौतें 19,693। ठीक हुए 4,24,433। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ये भी आंकड़े जारी करती है पूरी दुनिया के। इसके मुताबिक भारत अब दुनिया में कोरोना के केसेस के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। अब भारत से आगे सिर्फ ब्राजील और अमेरिका है। समाचार एजेंसी ANI ने भी सूचना दी है कि 6 जुलाई 2020 की सुबह 11 बजे तक भारत में 1,04,101 टेस्ट कर लिए गए थे। 1 करोड़ एक बड़ी संख्या है। 10 मिलियन कहकर इसका उत्सव मनाया जा सकता है या फिर एक कीर्तिमान की तरह पेश किया जा सकता है, लेकिन क्या इस आंकड़े में वाकई राहत खोजी जा सकती है? इस सवाल का जवाब कुछ दूसरे सवालों को टटोलने पर मिलता है। मोदी सरकार का इस बात पर बहुत जोर है कि अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत में बहुत कम मामले हैं, बहुत कम मौतें हुई। ये बात 26 जून को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, लेकिन इस दावे के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया गया। जबकि तुलना तभी हो सकती है जब दोनों तरफ बराबर टेस्टिंग हो, माने भारत के 100 लोगों के टेस्ट और अमेरिका के 100 लोगों के टेस्ट। अगर तब ये सामने आए कि भारत में कम मरीज हैं, कम मौतें हुई, तभी मोदी सरकार के दावे की पुष्टि हो पाएगी। चूंकि 2 देशों की आबादी बराबर नहीं होती, तो ये तुलना टेस्ट पर मिलियन के आंकड़े देखकर की जा सकती है, माने हर 10 लाख की आबादी पर कितने टेस्ट किए गए। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में ये आंकड़ा फिलहाल 7,224 पर है और अमेरिका, जहां से तुलना की गई थी, वहां 10 लाख की आबादी पर 1,13,588 टेस्ट हुए हैं। ब्रिटेन से तुलना की गई थी, वहां 10 लाख की आबादी पर 1,54,745 टेस्ट हुए हैं। तो पूरी बात यह है कि ब्रिटेन में हुई मौतों से तुलना के वक्त ये नहीं बताया गया कि उनके और हमारे पर मिलियन टेस्टिंग के आंकड़े में 21 गुना से भी ज्यादा का फर्क है और अमेरिका के मामले में ये फर्क 15 गुना है। यहाँ ये तर्क दिया जा सकता है कि ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आंकड़ा छोटा लग रहा है। तब हम आपको चीन का उदाहरण देंगे। चीन की आबादी भारत से भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ 10 लाख की आबादी पर 62,814 टेस्ट हुए हैं, माने भारत से 8.5 गुना से भी ज़्यादा। अब उन देशों के नाम भी बता देते हैं जो पर मिलियन टेस्ट के मामले में भारत के आसपास हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अर्जेंटीना,
फिलीपींस और बोलीविया। ये लिस्ट आपको बताएगी कि टेस्टिंग के मामले में हम दुनिया में किस श्रेणी में, किस पंक्ति में आते हैं। इसलिए 1 करोड़ टेस्ट के आंकड़े को बड़ा बताने से पहले हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। अगर टेस्ट की कुल संख्या पर ही जाना है तो इस बात पर खुश हुआ जा सकता है कि भारत कुल टेस्ट के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर है। लेकिन हमने आपको बताया इन 1 करोड़ टेस्ट की पहुंच आबादी के बहुत छोटे हिस्से तक रही है। कोरोना को लेकर एक और दावा है जिसे तथ्य चुनौती दे रहे हैं। WHO की टेक्निकल टीम की हेड डॉक्टर बेनेडिक्टा अलेग्रांजी ने कहा था कि पिछले 1-2 महीने में हम कहते रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से फैल सकता है, लेकिन इसको कहने के पीछे कोई मजबूत और साफ सबूत नहीं है। अब भी इस पर बहुत विवाद चल रहा है। कोरोना संक्रमण हवा से फैलता है, इस बात को आधार बनाकर मास्क, सैनिटाइजर और तमाम सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया। अब WHO की तरफ से संकेत उल्टी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस एक बयान को लेकर आप कोई थ्योरी बना लें, इससे पहले ये भी जानिए कि WHO के इस रुख का विरोध भी हो रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को एक खुला खत, ओपन लेटर लिखकर यह दावा किया कि कोरोना संक्रमण हवा के रास्ते फैलता है। इस दावे से जुड़ी रिसर्च के अगले हफ्ते तक विज्ञान की किसी शोध पत्रिका में छप जाने के आसार हैं। तो फिलहाल ज्यूरी बटी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सतर्कता कम कर दें या मास्क हटा दें। जितनी सावधानियां आपको बताई गई हैं उनका सख्ती से पालन करें। वैज्ञानिक जब तक किसी ठोस नतीजे पर पहुंचते हैं तब तक बचाव ही इकलौता रास्ता है। आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी अपडेट जो कुछ उम्मीद भी जगाए कोरोना के फ्रंट पर। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 5 जून को कहा था कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के लिए टीके बना रही कंपनियों को ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दे दी है और ये बीमारी के अंत की शुरुआत है। इसमें कोवैक्सीन और जाइकोव-डी शामिल हैं, जिन्हें भारत में ही बनाया गया है। इसके अलावा 9 और टीके हैं जिन्हें ये अनुमति मिली है। ह्यूमन ट्रायल में टीके का प्रयोग इंसानों पर होगा और देखा जाएगा कि ये ठीक असर करते हैं या नहीं। सब ठीक रहा तो सरकार टीके को बाजार में बेचने की अनुमति दे देगी। अब तक कोरोना संक्रमण हमसे एक कदम आगे रहा है। अगर ये टीके काम कर जाते हैं तो हम कम से कम उसके बराबर आकर खड़े होंगे। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सामान्य ज्ञान की सस्ती किताबें पढ़ने का चलन अब घट रहा है, लेकिन एक वक्त वो खूब पढ़ी जाती थी और उनमें तब एक सवाल जरूर होता था, किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे महंगी है? और उत्तर लिखा होता था कुवैत। कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार भारत के 242 रुपये के बराबर है। यानी कोई कुवैत जाकर वहां एक दिन में 100 कुवैती दिनार कमाएगा तो भारत में वो एक दिन की 24,200 रुपये की कमाई होगी। और इसी लुभावनी गणित के फेर में लाखों भारतीय सालों से कुवैत जाते रहे और कुवैत का वीज़ा मिलना यूरोप अमेरिका की तरह मुश्किल भी नहीं रहा। गांव देहात के, शहर के कम पढ़े लिखे लोग हों या बिल्कुल निरक्षर लोग भी हों तो वो कुवैत तक चले जाते थे, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में, एक अच्छी नौकरी की उम्मीद में, अपने परिवार को गरीबी से निकालने की उम्मीद में। और जो कुवैत पहुंचे उनकी ये उम्मीदें कमोबेश पूरी भी हुई। लेकिन अब कुवैती सरकार ऐसे भारतीयों के भविष्य को पलीता लगाने की तैयारी कर रही है। कुवैत से भारतीयों की एक बड़ी संख्या को निकालने की तैयारी हो रही है। एक ऐसा कानून तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए कुवैत में रहने वाले भारतीयों की अधिकतम संख्या तय की जाएगी। कुवैत क्यों ऐसा कर रहा है और जिन भारतीय मजदूरों ने कुवैत को अमीर बनाने में अपना पसीना बहाया, उसी कुवैत की सरकार को अब भारतीय क्यों चुभने लगे, बड़ी खबर में आज यही विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आप दुनिया के नक्शे में कुवैत का भूगोल देखिए। पश्चिमी एशिया में छोटा सा देश, कितना छोटा, पूरा कुवैत हमारी दिल्ली से बस थोड़ा ही बड़ा है। इसके उत्तर में इराक, दक्षिण में सऊदी अरब। कुवैत को छोटा और कीमती समझकर 1990 में उस वक्त इराक के शासक रहे सद्दाम हुसैन ने कब्जा करने का मन भी बना लिया था और कब्जा कर भी लिया था। लेकिन फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक को कुवैत से हटाया। इतिहास में यह खाड़ी युद्ध या गल्फ वॉर के नाम से दर्ज है। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर फरेब इसलिए डाला क्योंकि वहां पर बेहिसाब तेल के भंडार हैं। यूं समझिए कि दुनिया का 6% तेल भंडार कुवैत में है। बिल्कुल छोटा सा देश, 6% भंडार। अब कुदरत के दिए तेल भंडार तो कुवैत में है, लेकिन इस तेल को निकालने के लिए उन्हें चाहिए थे ढेर सारे मजदूर और कुशल कामगार जो ज्यादा तनख्वाह भी ना लें। इसलिए दूसरे देशों के लोगों को कुवैत ने भर्ती करना शुरू किया। इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सपैट्रिएट, शॉर्ट में कहते हैं एक्सपैट।
शब्दकोश वाली परिभाषा से कहें तो वो लोग जो नौकरी या स्थायी तौर पर रहने के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं लेकिन वहाँ स्थायी तौर पर बसने के इरादे से नहीं जाते। एक्सपैट को हिंदी में हम प्रवासी कहेंगे। अब कुवैत में ये एक्सपैट या प्रवासी कितने हैं? वहाँ की कुल आबादी का 70%। जी, कुवैत की कुल आबादी है 43 लाख। इसमें 13 लाख कुवैत के नागरिक हैं और 30 लाख प्रवासी, यानी कुवैत में कुवैती अल्पसंख्यक हो गए। अब जो 30 लाख प्रवासी हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, लगभग 10 लाख। दूसरा नंबर है इजिप्ट के लोगों का। कुवैत की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है और इस अमीरी के पीछे वजह है तेल की रिफाइनरी लगी तो कुवैत में दूसरे देशों से इंजीनियर या मजदूर भर्ती करने शुरू कर दिए गए। इसके अलावा कुवैती लोगों की जेब में पैसा गया तो वो भी अमीर हुए और उन्होंने अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाई। इसके लिए उन्हें डोमेस्टिक वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी, जैसे ड्राइवर, माली, रसोइया, क्लीनर। इनकी भर्ती भी कुवैत ने ज़्यादातर भारत या इजिप्ट से की। कुवैत में मौजूद भारतीय दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 28,000 भारतीय वहाँ सरकारी नौकरी में हैं, जैसे नर्स या तेल कंपनियों के इंजीनियर या वैज्ञानिक। 5,23,000 भारतीय प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं और इनके डिपेंडेंट हैं 1,16,000। ये वहाँ काम करने वालों के परिवार के लोग हैं। इनमें से 60,000 तो भारतीय बच्चे हैं जो वहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके अलावा 3,27,000 के लगभग डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जैसे ड्राइवर, माली, क्लीनर या रसोइये। इन्हें अपना परिवार कुवैत में लाने की इजाज़त नहीं है। ये भारतीय और बाकी देशों के प्रवासी इस साल के मार्च तक कुवैत की ज़रूरत थे, यानी इनके बिना काम नहीं चलने वाला है, ऐसी हालत थी। लेकिन जैसे ही कोरोना शुरू हुआ वहाँ प्रवासियों के खिलाफ बयानबाजी होने लगी। वहाँ के नेता और सरकारी अधिकारी प्रवासियों को कम करने की मांग करने लगे। असल में कुवैत की अर्थव्यवस्था में 90% योगदान तेल का है। तेल महंगा बिकेगा तो कुवैत अमीर, कम बिकेगा, सस्ता बिकेगा तो कुवैत गरीब, रिलेटिवली गरीब। कितना ही गरीब होगा अमीर से। तो ये हाल है। इस साल के शुरू से ही हम सब जानते हैं कि तेल की कीमतें गिरती रही। भारत में भले ना गिर रही हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खूब गिरी। और फिर कोरोना शुरू हुआ तो तेल की खपत में भी भारी गिरावट शुरू हो गई। दिसंबर में तेल की कीमत थी $65 प्रति बैरल, जो अब $20 से $30 प्रति बैरल वाले भाव पर आ गई। तो एक तरफ दाम गिरे, दूसरी तरफ खपत गिरी, यानी तेल बिक नहीं रहा और यहाँ कुवैत की बर्बादी शुरू हो गई। कुवैत की अर्थव्यवस्था कोरोना और तेल की खपत में कमी के चलते 40% नीचे गिरी। हाल ये है कि कुवैत ने अपने भविष्य की योजना के लिए जो फंड जुटाया था उसमें से देश चलाने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। और ऐसे हालात में जब सरकारों पर सवाल उठते हैं तो वो हमेशा सॉफ्ट टारगेट ढूंढती हैं। कुवैत में ये सॉफ्ट टारगेट हैं प्रवासी कामगार। कुछ दिन पहले कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबाह अल खालिद अल सबाह का बयान आया था। इसमें उन्होंने एक्सपैट्स को कुल आबादी के 70% से घटाकर 30% करने की बात कही थी और इसी के लिए कुवैत की सरकार एक बिल लाने की तैयारी में है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक इस बिल के ड्राफ्ट को कुवैत की संसद की लीगल और लेजिस्लेटिव कमेटी की सहमति मिल गई। बिल में ये प्रावधान है कि कुवैती आबादी के 15% से ज़्यादा भारतीय वहाँ नहीं रह सकते, यानी कुवैत में रहने वाले करीब 8 लाख भारतीयों को वहाँ से निकाला जा सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि इसमें निशाने पर सिर्फ भारतीय हों ऐसा भी नहीं। कुवैत में दूसरे नंबर पर इजिप्ट के प्रवासी हैं। बिल के प्रावधान के मुताबिक कुवैती आबादी के 10% तक ही इजिप्ट के लोगों को रखा जाएगा और प्रवासियों को एक साथ भी नहीं निकाला जाएगा। कुवैत टाइम्स में छपे संसद के स्पीकर मरजौक अल घानेम के बयान के मुताबिक धीमे धीमे प्रवासियों को कम किया जाएगा। मसलन अगर इस साल 70% हैं तो अगले साल 65% और फिर और कम। हालांकि स्पीकर ने यह भी कहा कि देशों के हिसाब से प्रवासियों की संख्या तय करने का कोई विचार नहीं है। तो फिर किस आधार पर प्रवासियों को निकाला जाएगा? इसका एक हिंट स्पीकर ने दिया कि कुवैत में 13 लाख प्रवासी या तो कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं। ऐसे लोगों की कुवैत को ज़रूरत नहीं है। यानी 2-3 महीने तक कुवैत की सरकार को इन अनपढ़ों में सस्ता लेबर दिखता था। ये बरसों से वहाँ काम कर रहे थे, तब कुवैती लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई और अब वहाँ अर्थव्यवस्था गिरी तो प्रवासियों की साक्षरता का ख्याल आया। जाहिर है कि कुवैत जिस नए कानून को लाने की तैयारी कर रही है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारत और भारतीयों का होगा। भारत में विदेशों से आने वाली सबसे ज़्यादा कमाई में कुवैत का चौथा स्थान है। साल 2018 में कुवैत से भारत में करीब 300 अरब रुपए आए थे। कुवैती सरकार के नए नियम से इस कमाई पर असर पड़ेगा, साथ ही लोगों का जमा जमाया काम, जिंदगी भी बाधित होगी।
तो जाहिर सी बात है कि कुवैत सरकार के इस फैसले से लोगों की ज़िंदगी पर तो असर पड़ेगा ही, हमारे देश की कमाई पर भी लोगों का जमा जमाया रोजगार भी जाएगा। इस बाबत अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय या फिर कुवैत में भारत के दूतावास की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जब वहाँ से कोई अपडेट आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे। कोरोना संक्रमण ने बहुत नई तरह की चुनौतियाँ पेश की हैं। कुवैत से आ रही खबर भी ऐसी ही एक मिसाल है। वैश्वीकरण का उत्सव मनाते हम भूल गए थे कि कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है जब सबको घर लौटना पड़े। घर तो अपनी जगह है, लेकिन क्या घर का मुखिया, घर का वातावरण इन भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार है? क्या उनके लिए यहाँ पर रोजगार के मौके होंगे? समय बताएगा। अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच झगड़े की। शुक्रवार को अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले गए थे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा था। हमने आपको विस्तार से इसके बारे में बताया था। रविवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर सोशल मीडिया पर कयास लगाए गए कि सरकार चीन के खिलाफ कोई बड़ा ऑफेंसिव स्टेप लेने वाली है, लेकिन सिर्फ ये कयास ही रहे, क्योंकि अब LAC पर तनाव कम होने की खबरें आ रही हैं। जब कोर कमांडर स्तर पर सुलह नहीं हो पाई तो दोनों देशों ने बातचीत के लिए विशेष प्रतिनिधि तय किए। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की तरफ से उनके विदेश मंत्री वांग यी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 5 जुलाई यानी कि कल दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। ये बातचीत लगभग 2 घंटे चली। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए कि द्विपक्षीय रिश्तों की बेहतरी के लिए सीमा पर तनाव कम करना जरूरी है। और तनाव कम कैसे होगा? डिसएंगेजमेंट से, LAC पर पीछे हटने से, और इसके लिए भी दोनों पक्ष राजी हो गए हैं। डिसएंगेजमेंट की खबरें भी आज सूत्रों के हवाले से आई। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक चीनी सेना गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 पर पीछे हटी है। ये PP-14 ही था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी। डिसएंगेजमेंट वाली बात आज चीन की तरफ से भी कही गई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि तनाव कम करने के लिए दोनों देशों में आज कुछ प्रोग्रेस हुई। हालांकि क्या प्रोग्रेस हुई ये चीन ने नहीं बताया। गलवान घाटी के बाद से भारत थोड़ा ज्यादा सतर्क हो गया है। अब भारत इस बात की पुष्टि करेगा कि चीन ने अपना वादा पूरा किया या नहीं। उसके बाद ही अगले चरण का डिसएंगेजमेंट होगा। रही बात चीन की खराब आदत की, तो 1 या 2 दिन में वो सैटेलाइट तस्वीरें हमारे पास होंगी जिनमें ये साफ नजर आएगा कि चीन सचमुच पीछे हटा या सिर्फ बयानों में। देखना यह भी होगा कि क्या चीन पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 से भी पीछे हटेगा, क्योंकि बाकी जगह की तरह यहाँ टेंट या ट्रक नहीं खड़े हैं, यहाँ पक्का निर्माण हुआ है। क्या चीन इस निर्माण को तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा तो क्या इनका इस्तेमाल भविष्य में हमारे खिलाफ होगा? और अगर न निर्माण तोड़ा गया न चीन पीछे हटा तो LAC की स्थिति क्या होगी? ये तो था भारत और चीन का सीमा विवाद। आखिर में कुछ बातें कानपुर मामले की भी कर लेते हैं। विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला हुआ था। इसमें 8 जवान शहीद हुए। इस बात पर 3 जुलाई से ही विचार हो रहा है कि क्या पुलिस के मूवमेंट की जानकारी विकास दुबे को पहले ही लग गई थी। साथ ही पुलिस की तैयारी पर भी प्रश्न उठे। प्रेस में IG मोहित अग्रवाल का बयान छपा। इसके मुताबिक दबिश के दौरान कुछ पुलिसकर्मी निहत्थे थे या उनके पास केवल डंडा था। इसलिए पूरी जानकारी मांगी गई कि पुलिस अपने साथ दबिश के लिए क्या क्या ले गई थी। विकास दुबे की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और उसके संपर्क में रहे लोगों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। ऐसा ही एक नाम है जय वाजपेयी। इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल प्रशासन की और योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा यहाँ पर स्पष्ट है। विकास दुबे को पकड़ना जितना जरूरी है, राजनीति और व्यापार के जगत में उसे प्रश्रय दे रहे लोगों को पकड़ना भी उतना ही जरूरी है। इन्हीं लोगों के बूते विकास दुबे जैसे अपराधी ताकतवर होते हैं और आजाद घूमते हैं। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। जाते जाते आपको सुनाते हैं ये कविता। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते, शुभ रात्रि। कहो तो डरो कि हाय ये क्यों कह दिया, ना कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो, सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दिया, न सुनो तो डरो कि सुनना लाजमी तो नहीं था, देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी ये न हो, न देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे, सोचो तो डरो कि वो चेहरे पर न झलक आया हो, न सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ दे न दें, पढ़ो तो डरो
कि पीछे से झांकने वाला कौन है। न पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हो। लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकते हैं। न लिखो तो डरो कि नई इबारत सिखाई जाएगी। डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है। न डरो तो डरो कि हुक्म होगा कि डर।